काजल से बात करने के बाद शंभुनाथ सारस्वत और अलीशा मैन विला में आ गए थे। दोनों ही इस बारे में सोच रहे थे कि अगर सच में कबीर को ड्रग्स की आदत है तो उससे उनके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। इन सब के बीच शंभुनाथ को अपने आने वाले प्रोजेक्ट की चिंता भी खा रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कबीर को क्या हो गया है। अलीशा की सोच यहाँ काजल को कोस रही थी। काजल को कबीर के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं पता थी, इसलिए भी अलीशा को अच्छा नहीं लग रहा था। अलीशा और शंभुनाथ अभी आगे की सोच ही रहे थे कि घर में केशव भी आ गया। वो कबीर की तबीयत को लेकर बात करने आया था। आने के साथ ही उसने कबीर को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही। इन सब बातों के बीच अलीशा को ये बात पता लग गई कि कबीर को मानसी ने मारा था, जिस चिंगारी को हवा देने जैसा था। अलीशा ने मानसी को सबक सिखाने का मन बना लिया था। अब रात होने को आ रही थी। बाहर का मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। आसमान में बहुत तेज बिजली चमक रही थी। इस बिजली की आवाज को सुनकर शंभुनाथ एकदम सहम गए थे। कहीं न कहीं वो ये बात जानते थे कि बिजली उनके घर पे ही गिरने वाली है। सारस्वत परिवार लगातार मुसीबतों में गिर गया था। शंभुनाथ को इस बात की फिक्र थी कि उनका परिवार लगातार मुसीबतों में घिरा हुआ था। हर तरफ से कोई न कोई दिक्कत आ रही थी। साथ में अब सबकी हिम्मत जवाब दे रही थी। पापा, मैं कबीर को लाने का इंतजाम करता हूँ। इतना कह के केशव वहां से उठ के बाहर चला गया। शंभुनाथ लाचार निगाहों से केशव को जाते हुए देख रहे थे। वो अभी चाहकर भी अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उसने अलीशा को कमरे का इंतजाम करने को कहा, मगर अलीशा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी मानसी की बात ही घूम रही थी। वो अब किसी भी कीमत पर मानसी को देखना नहीं चाहती थी। शंभुनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि अलीशा के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने फिर से अलीशा को तेज आवाज में कहा, बेटा कहाँ खोई हो? मैंने आपको कुछ करने को कहा है। इस बार शंभुनाथ की आवाज इतनी काफी थी कि अलीशा का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अलीशा को समझ आया कि उसके नाना जी उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तुरंत उनसे माफी मांगते हुए कहा, माफ करिएगा नाना जी, मैंने सुना नहीं। आपका ध्यान कहाँ है बेटा? मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों को साथ देते जाओ और काजल के लिए ऊपर वाला रूम सही करा दो। काजल दी यहाँ रही है क्या? अलीशा ने कंफ्यूजन में पूछा। शंभुनाथ को अलीशा की बात बहुत अजीब लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अलीशा को सच में नहीं पता था कि वो नाटक कर रही थी, क्योंकि अभी केशव और शंभुनाथ ने अलीशा के सामने इस बात का फैसला किया था कि कबीर और काजल को आज रात इस घर में शिफ्ट किया जाएगा। खैर, शंभुनाथ ने अलीशा को कुछ इस बारे में कहा नहीं। उसने साफ कर दिया कि उसने जैसा कहा है अलीशा को वैसा ही करना है। अलीशा वहां से उठ के चली गई। वो जानती थी कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसके दिमाग में अभी केवल और केवल मानसी की बात चल रही थी। वो अब हर कीमत पर कबीर के लिए बदला लेना चाहती थी। अलीशा जब ऊपर गई तो उसको दीना काका मिले। दीना काका घर के सबसे पुराने नौकरों में से एक थे। अलीशा को देख के वो रुक गए और इशारे से पूछा कि क्या काम। अलीशा ने भी जवाब में उनको इशारे में बुलाया। क्या बात है अलीशा बेटा? दीना काका ने कहा। आप अभी क्या कर रहे हो? अलीशा ने जल्दबाजी में पूछा। कुछ नहीं, नंदिनी मेम साहब के लिए खाने का इंतजाम कर रहा हूँ। दीना काका ने हाथ में रखे प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मगर आप पहले मेरा एक काम कर दीजिए काका। अलीशा ने कहा। हाँ, क्या काम है बेटा? दीना काका ने कहा। काका, आप पहले सब कुछ छोड़ के दादाजी के बगल वाला कमरा खाली कर दो। अलीशा की इस बात को सुनकर दीना काका को बहुत अजीब लगा। उन्होंने अलीशा को उलझे हुए लहजे में पूछा, क्या बात है? कोई मेहमान आ रहा है क्या? क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अलीशा ने कहा। बड़े साहब के बगल का कमरा तो तभी खुलता है जब कोई मेहमान आने वाला होता है। दीना काका ने कहा। हाँ, एक आदमी है जो इस घर के लिए मेहमान ही है। अलीशा ने उदास होकर कहा। मेहमान ही है? इतना कहते कहते दीना काका सोचने लगे कि अलीशा किस इंसान के बारे में बात कर रही। काका, आप ज्यादा मत सोचिए, मैं कबीर और काजल के बारे में बात कर रही हूँ। अलीशा ने कहा। कबीर बेटा को कुछ हुआ है क्या? दीना काका ने चिंता में कहा। हाँ, नहीं, बस ऐसी थोड़ी तबीयत खराब है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। अलीशा के मुंह से निकलने ही वाला था कि कबीर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तभी उसको शंभुनाथ सारस्वत की बात याद आ गई और उसने खुद को रोक लिया। हाँ ठीक है बेटा, मैं 10 मिनट में सब सही कर दूंगा, आप परेशान मत होना। आप उनको लाने का इंतजाम करो, दीना काका ने कहा। अलीशा ने कबीर के आने का इंतजाम कर दिया और फिर वो अपने कमरे में चली गई। अलीशा का दिमाग अभी ठीक नहीं था। उसको अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वो अभी कहीं जाती तो हो सकता था कि उसकी किसी से लड़ाई हो जाए। दिमाग अस्थिर हो तो आपको ज्यादा दूसरों के साथ नहीं रहना चाहिए। कुछ देर बाद कबीर काजल के साथ मैन विला में आ गया, जैसे कि उम्मीद थी। शंभुनाथ सारस्वत ने बहुत ध्यान से कबीर की हालत को देखते हुए सब इंतजाम कर दिया।
वही कबीर की तबीयत अभी पहले से बेहतर नजर आ रही थी, मगर वो अंदर से अभी भी ठीक नहीं था। उसको वक्त वक्त पर परछाई दिख रही थी। ऐसा जब भी होता उसका पूरा शरीर पसीने में डूबने लगता। वो उस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगता था। ऐसा कुछ हर घंटे हो रहा था। काजल को दादाजी का सारा इंतजाम अच्छा लग रहा था। वो अभी कबीर को अकेले नहीं संभाल पा रही थी। यहाँ आने के बाद उसको अंदर से कुछ हिम्मत आ गई थी कि वो कबीर को संभाल सकती। अभी काजल को कबीर की चिंता भी थी और खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। आज से पहले कभी भी काजल ने कबीर के बारे में ज्यादा गहराई से नहीं सोचा था। कमरे में कबीर बिस्तर पर लेटा हुआ था, वहीं काजल उसके पास कुर्सी पे बैठी हुई थी। कबीर को वो एक नजर से घूरे जा रही थी। उसके दिमाग में बस वो 2 साल चल रहे थे जो उसने आज तक कबीर के साथ बिताए थे। वो हर एक पल से उस लम्हे को तलाशने की कोशिश कर रही थी जिसमें कबीर ने उसके साथ कोई ऐसी बात की हो जिससे कि उसको कबीर के पास्ट के बारे में कुछ क्लू मिल सके। आज जब कबीर अपनी जिंदगी से अकेला लड़ रहा था, तब काजल को एहसास हुआ था कि उसकी लड़ाई कितनी बड़ी है। उसने कभी भी काजल के स्टेटस को अपना नहीं समझा, उसने बस उसके साथ को अपना समझा था। काजल की आंखों में अब फिर से आंसू आ गए। उसको आज अपनी गलती समझ आ रही थी। कबीर को कभी भी उसने वो मौका नहीं दिया जिसमें कबीर उसको अपने बारे में अच्छे से बता सके। प्यार करने का मतलब सिर्फ साथ रहना ही नहीं है। आपको अपने साथी के हर लहजे को अच्छे से समझना पड़ता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग दर्द में मुस्कुराते हैं और कुछ आंसू बहाते हैं। तकलीफ दोनों को ही होती, या कहा जाए तो एक जैसी ही होती। बस लोगों का नजरिया है जो उनको अलग कर देता है। बेसुध पड़े कबीर के हाथ को पकड़ के काजल उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना कबीर, मैं कभी तुमको समझ नहीं पाई। मैंने कभी आपको मौका ही नहीं दिया कि आप भी मुझसे अपने दिल की बात कह सके। हमेशा मैं घर और अपने करियर में ही लगी रही। आप सब कुछ सहते रहे और कभी कोई कंप्लेन नहीं की। मुझे माफ कर देना कबीर, मैं आपके मुस्कुराते चेहरे में छिपे दर्द को समझ नहीं पाई। काश मैंने आपको कुछ वक्त दिया होता। आपके इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। इतना कहते कहते काजल अब पूरी तरह से अपने अफसोस की चादर में लिपट गई थी। दूसरी तरफ सारस्वत विला के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। एक कार्तिकेय था और दूसरा शिवेंद्र था। कार्तिकेय को पता था कि कबीर की हालत ठीक नहीं। दिक्कत ये थी कि वो कबीर से सीधे तौर पर मिल भी नहीं सकता था। उसको कबीर की फिक्र हो रही थी। हॉस्पिटल से आने के बाद से कार्तिकेय को कबीर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। कार्तिकेय को हर हाल में कबीर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। शिवेंद्र भी कार्तिकेय की परेशानी को समझ रहा था। आखिर वो जानता था कि कार्तिकेय कबीर की कितनी इज्जत करता था। भले ही उसे आज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कबीर को ड्रग्स देने पड़ रहे हों, मगर वो कभी भी कबीर के लिए बुरा नहीं सोच सकता था। अब उससे रहा नहीं गया और उसने अपने बॉस से पूछ लिया, बॉस हम कबीर सर की इन्फो कैसे लेंगे? अंदर जाना भी ठीक नहीं है। कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ दुनिया में सबके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां मेरे लिए रास्ता खुल जाता है। मैं कुछ समझा नहीं बॉस, आप क्या करने वाले? शिवेंद्र ने कहा। उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि कार्तिकेय क्या करने जा रहा है। बस देखते जाओ। इतना कहकर कार्तिकेय ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। शिवेंद्र अभी भी गाड़ी के अंदर बैठ के कार्तिकेय को देख रहा था। फोन लाउड स्पीकर पे था। कार्तिकेय चाहता था कि शिवेंद्र भी उसकी बात सुने। सामने वाले ने कुछ रिंग के बाद कॉल रिसीव कर लिया। हेलो सर, सामने वाले ने कहा। हेलो मिस्टर रामदीन, कैसे हो? कार्तिकेय ने पूछा। दरअसल रामदीन भी सारस्वत विला में काम करता था। वो कबीर का खास आदमी था। कबीर ने कार्तिकेय को उसका नंबर दिया था कि अगर कभी उसका कॉल नहीं लगे तो रामदीन से बात करके उसके बारे में पूछ सकता है। आज कार्तिकेय ने उसी नंबर का इस्तेमाल किया था। अच्छा हूँ साहब, कैसे याद किया? रामदीन ने कहा। कुछ खास नहीं, बस कबीर सर का फोन नहीं लग रहा था तो आपको याद कर लिया। बताओ क्या न्यूज है कबीर सर के बारे में? कबीर ने उसको शहद में डुबोकर अपनी बात कही। वो जानता था कि किससे कैसे बात निकलवानी है। ज्यादा कुछ तो नहीं आइडिया है, मगर कल ये लोग उनको किसी बड़े दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले हैं, रामदीन ने कहा। अच्छा ठीक है, और कुछ? कार्तिकेय ने उससे पूछा। वो एकदम से श्योर हो जाना चाहता था। नहीं, बस इतना ही। इतना सुनकर कार्तिकेय ने फोन रख दिया। रामदीन की बात कितनी ज्यादा खतरनाक थी, इसका अंदाजा कार्तिकेय के चेहरे से लगाया जा सकता था। वो एक हॉस्पिटल में रिपोर्ट बदल सकता था, मगर दुनिया के हर हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं बदल सकता था। उसका डर फिर से उसके सामने मुंह उठा रहा था। अब उसका दिमाग बस इस बात पे था कि वो कबीर को किस तरह से रोक सकता था, क्योंकि अगर कबीर को यह बात पता चलती कि उसको ड्रग्स दिए जा रहे हैं तो उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट सकता था। एक बार अगर कबीर का भरोसा टूट गया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत और दौलत उसको वापस नहीं ला सकती थी। क्या करेगा कार्तिकेय कबीर को रोकने के लिए?
केशव के साथ बात करके शंभुनाथ ने कबीर को अपने घर में बुला लिया था। अलीशा ने कबीर के लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया था। अलीशा वैसे तो खुश थी, मगर अभी उसका दिमाग मानसी को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट था। कबीर को लेकर काजल सारस्वत विला में आ गई थी। काजल खुद से बहुत ज्यादा दुखी थी। काजल आज जब कबीर को उसकी जरूरत थी तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आज कबीर के सामने ही नहीं बल्कि पूरे घर के सामने काजल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इन सब के बीच कार्तिकेय को कबीर की इंफॉर्मेशन लेनी थी। कार्तिकेय घर के बाहर ही था। पहले उसने कुछ देर तक सारस्वत विला को आराम से देखा। जब उसको सब ठीक लगा तो उसने कबीर के आदमी से उसकी हालत के बारे में पूछा। उसने कार्तिकेय को बताया कि कबीर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसको कल किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की बात हो रही थी। कार्तिकेय के लिए बहुत ज्यादा खराब न्यूज थी। अगर कबीर को सच में किसी डॉक्टर को दिखाया जाएगा तो ये बात आराम से पता लग जाएगी कि कबीर को ड्रग्स दिए गए थे। कार्तिकेय को वैसे तो पता था कि कबीर को शायद ही इस बात का पता लगे कि उसको किसी ने ड्रग्स दी है, मगर वो जानता था कि वो कबीर के साथ धोखा कर रहा है। आज जो कुछ भी कबीर को महसूस हो रहा था वो कार्तिकेय के कारण हो रहा था। कार्तिकेय की कार अभी भी सारस्वत विला के सामने ही खड़ी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कबीर को रोके, क्योंकि उसको किस डॉक्टर से दिखाया जा रहा है ये बात कार्तिकेय नहीं जानता था। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता प्रेशर और दूसरी तरफ ये मुसीबत। कार्तिकेय को लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। शिवेंद्र भी अब कार्तिकेय की खामोशी से डर रहा था। उसको भी समझ आ गया था कि कार्तिकेय बहुत बड़ी मुसीबत में था। क्या बात है बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा तो है कि कबीर सर का इलाज हो जाएगा, शिवेंद्र ने कहा। यही तो अच्छा नहीं है शिवेंद्र, तुम समझ नहीं रहे हो कि हम लोग किस तरह की मुसीबत में हैं। कार्तिकेय ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा। कैसी मुसीबत बॉस? मुझे नहीं लगता कि कबीर सर को कभी पता लग पाएगा कि हमने उनको ड्रग दिए हैं, शिवेंद्र ने कहा। बात वो नहीं शिवेंद्र, अगर कबीर सर ठीक भी हो जाते हैं तो भी वो हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। याद रखो, हमें उनको इस घर से बाहर लाना है, उनकी दुनिया में, अपने लोगों के। कार्तिकेय ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कार्तिकेय का मोबाइल बजा और उसको एक ऑडियो क्लिप आया। शिवेंद्र अभी यही सोच रहा था कि कार्तिकेय के दिमाग में क्या चल रहा है। कार्तिकेय ने अपना मोबाइल निकाल के मैसेज देखा। ये काजल का मैसेज था। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि काजल ने उसको किस तरह का वीडियो सेंड किया है। उसने तुरंत से वीडियो को प्ले करके देखा। ये मैसेज वो अकेले ही देख रहा था। उसको नहीं पता था कि इस वीडियो में क्या है, तो उसने इसको अकेले में ही देखने का फैसला किया। वीडियो घर के अंदर का था, जिसको देख के कार्तिकेय ने अंदाजा लगा लिया था कि ये वीडियो कबीर और काजल के मास्टर बेडरूम का है। पहले इस वीडियो में कबीर नॉर्मल खड़ा था। इसके बाद कबीर ने अपने सर पे हाथ रखा और चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कबीर का रौद्र रूप सामने आने लगा। हर बीतते सेकंड के साथ कबीर कमरे में बहुत तरह से तोड़ फोड़ कर रहा था। उसने अपने आप को दीवारों से टकराना भी शुरू कर दिया था। कुछ मिनट तक चले इस वीडियो में कबीर कभी तो अपने आप को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता और फिर शांत हो जाता। इसके बाद वो फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता। ऐसा बहुत देर तक चल रहा था। इन सब के बीच कभी कभी काजल भी कबीर को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर कबीर की ताकत के आगे काजल भी बेबस हो गई थी। आखिर में कबीर पूरी तरह से जख्मी हो गया था। इतना देखने के साथ ठंड में भी कार्तिकेय के माथे से पसीना आने लगा था। वो समझ गया था कि कबीर की हालत किस हद तक खराब है। वीडियो देखने के बाद वो इस हद तक परेशान हो गया था कि उसके हाथ से उसका मोबाइल कैसे गिर गया उसको पता ही नहीं लगा। कार्तिकेय अभी कबीर के बारे में सोच रहा था और दूसरी तरफ शिवेंद्र का ध्यान सारस्वत विला के मुख्य गेट पे था। वो बहुत गौर से किसी लड़की को देख रहा था। दरअसल अभी मानसी आई थी। शायद से गेट पे कुछ प्रॉब्लम था तो उसने अपनी कार को बाहर ही पार्क किया था। शिवेंद्र को दूरी के कारण कुछ साफ तो नहीं दिख रहा था, मगर अपने काम की चीज उसको खूब दिख रही थी। मानसी ऐसे भी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और देखने में तो शिवेंद्र भी कम नहीं था, लेकिन मानसी उससे आगे थी। मानसी की खूबसूरती को देख के वो एकदम से उसमें खो गया था। उसकी आंखें तब तक मानसी को नहीं छोड़ पाई जब तक मानसी अपनी कार के साथ विला के अंदर नहीं चली गई। उसके अंदर जाते ही शिवेंद्र का ध्यान कार्तिकेय की तरफ गया। वो अभी भी शॉक में खड़ा था। शिवेंद्र ने नहीं देखा था कि कार्तिकेय इस तरह के शॉक में खड़ा है, क्योंकि शिवेंद्र की तरफ उसकी भीड़ थी। शिवेंद्र ने अंगड़ाई लेते हुए कार्तिकेय से पूछा, बॉस ये लड़की कौन है? इतना पूछ के वो कार्तिकेय के जवाब का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर तक रिस्पॉन्स नहीं मिला तो शिवेंद्र को शक हुआ कि क्या बात है। उसने गाड़ी के अंदर से फिर से पूछा, हेलो बॉस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बॉस। इस दफा उसकी आवाज कुछ तेज थी, मगर अभी भी कार्तिकेय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिवेंद्र को लग गया कि कोई तो बात है कि बॉस उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। वो तुरंत कार से बाहर आया और कार्तिकेय की तरफ कुछ कुछ खुद से बोलते हुए चला गया।
जब वो कार्तिकेय के पास गया तो उसका दिमाग हिल गया। उसने देखा कि कार्तिकेय एकदम से चुपचाप खड़ा है और उसके हाथ अभी भी मोबाइल पकड़ने के लिहाज से ताने हुए थे, मगर उनमें कोई भी मोबाइल नहीं था। इसके तुरंत बाद शिवेंद्र का ध्यान रोड की तरफ गया, जहां कार्तिकेय का मोबाइल अभी भी स्टार्ट था और उसमें कोई वीडियो प्ले हो रही थी। शिवेंद्र ने बिना देर किए मोबाइल को उठाया और उसने लूप पे प्ले हो रहे वीडियो को देखा। उसको देखने के बाद उसकी हालत भी खराब हो गई। वो उस वीडियो में एक आदमी को हैवान बनते हुए देख रहा था। उसे देखने के बाद शिवेंद्र के मन में कोई भी शक नहीं बचा कि कार्तिकेय के दिमाग में क्या चल रहा है। अब तो शिवेंद्र को भी डर लग रहा था कि क्या होने वाला है। उसने इतना बुरा कुछ नहीं सोचा था। मोबाइल को साइड में रखने के बाद उसने कार्तिकेय को सामने से जगाने की कोशिश की। बॉस, आप ठीक हो? बॉस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, संभालो अपने आप को। इतने पर कार्तिकेय का कोई खास जवाब नहीं मिल रहा था। बॉस उठो। इस बार शिवेंद्र ने गुस्से में कार्तिकेय को पूरी ताकत से उठाते हुए कहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिकेय को कितना शौक लग गया है कबीर की हालत देखकर। इस बार शिवेंद्र का जवाब काम आया। कार्तिकेय एकदम से चौंक गया, मानो किसी गहरी नींद से उठ के आया। होश में आते ही उसके मुंह से पहला शब्द निकला, बॉस। इस बात से यह पता लग गया कि उसके दिमाग में कबीर किस तरह से जिंदा है। वो कुछ पल के लिए मानो पत्थर का बन गया था। शिवेंद्र भी इस बात को समझ रहा था कि कार्तिकेय पे क्या गुजर रही। उसने धीरे से कार्तिकेय को समझाते हुए कहा, बॉस, आप समझिए इस बात को कि हम क्या हैं। हमारे लिए जज्बात की कोई कीमत नहीं है। आज आप जिस इंसान के लिए परेशान हो रहे हैं वो हम में से ही एक है। हाँ, मगर ये मैंने क्या कर दिया शिवेंद्र? कार्तिकेय ने अपने सर पे हाथ रखते हुए कहा, हमें इसकी आदत है बॉस। हम जीते ही हैं मरने के लिए, मारने के लिए। शिवेंद्र ने उसके कंधों पर थपथपाते हुए कहा, जिस इंसान को मैंने 50 लोगों के साथ अकेला लड़ते हुए देखा है वो आज इस तरह से इतना बेबस हो गया है, समझ नहीं आता। कार्तिकेय ने अपने अंदर का अफसोस जाहिर करते हुए कहा, हाँ कोई नहीं बॉस, वो रिकवर कर लेंगे। शिवेंद्र ने कहा, मेरे साथ गेम किया गया है। जिस ड्रग को मुझे कबीर को देना था उसके डोसेस में जरूर से फेरबदल किया गया है। कार्तिकेय ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा। कार्तिकेय कबीर की हालत देख के समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। नॉर्मल डोज में कबीर की ऐसी हालत कभी भी नहीं हो सकती थी। अगर अभी तो उसको पागल कहना भी गलत नहीं था। ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो भी ये फैसला हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है बॉस। हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आप खुद इसके हेड हैं और अब आप खुद अपने खिलाफ जा रहे हैं। शिवेंद्र ने कार्तिकेय को समझाते हुए कहा, अगर बात मेरे उसूल पे आ जाए तो मैं भगवान के भी खिलाफ जा सकता हूँ। कार्तिकेय ने शिवेंद्र की आंखों में देखते हुए कहा। कबीर की हालत देख के किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कार्तिकेय को कबीर की हालत देख के समझ आ गया था कि कबीर को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया है। शिवेंद्र इस बात को कार्तिकेय को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कार्तिकेय का गुस्सा बहुत ज्यादा था। शिवेंद्र को यह भी समझ आ रहा था कि अगर कार्तिकेय अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चला जाता है तो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिवेंद्र इस कोशिश में था कि वो कार्तिकेय की जान बचा सके। इससे पहले कि शिवेंद्र और कार्तिकेय में कोई बात होती, कार्तिकेय अचानक से उठा और कार में बैठ गया। उसको देख के शिवेंद्र भी उसमें बैठ गया। शिवेंद्र को लग रहा था कि कार्तिकेय कहीं जाने वाला है। अक्सर जब कार्तिकेय बिना बताए इस तरह से कार में बैठता है तो वो किसी पब की तरफ जाता था। अभी शिवेंद्र को यही लग रहा था कि कार्तिकेय ऐसा ही कुछ कर रहा है। तभी कार्तिकेय ने तुरंत कार को लाकर बाजार की तरफ मोड़ दिया। वहां क्या मिलने वाला था इस बात की कोई जानकारी शिवेंद्र को नहीं थी। साथ में कार्तिकेय का मूड इतना ज्यादा खराब था कि शिवेंद्र ने उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। कार कुछ देर के ड्राइव के बाद एक पुराने से बिल्डिंग के पास जाकर रुक गई। गाड़ी को रोकने के बाद कार्तिकेय ने तुरंत अपनी गन निकाली और शिवेंद्र बिना कुछ कहे कार से निकल गया। शिवेंद्र को समझ आ गया कि आज किसी न किसी की मौत आई, मगर अभी उसको कार्तिकेय को रोकना भी था। शिवेंद्र ने भी अपनी गन निकाली और कार्तिकेय के पीछे चला गया। कार्तिकेय किसी डॉक्टर को तलाश रहा था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो गया था वहां बहुत सारे बंद क्लिनिक भी थे। बिल्डिंग के अंदर बहुत घना अंधेरा था। कार्तिकेय को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस क्लिनिक को चेक करे। तभी पीछे से एक आवाज आई, इसको देख रहे हो कार्तिकेय? जब शिवेंद्र और कार्तिकेय ने पीछे मुड़ के देखा कि 3 लोग उनके पीछे खड़े थे। 2 के हाथ में गन थी और एक बिना किसी हथियार के खड़ा था। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, कार्तिकेय ने पलक झपकते ही उन दोनों लोगों को शूट कर दिया जो अभी हाथ में गन लेकर खड़े थे। शिवेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कार्तिकेय की चलाई गई गोली की आवाज बिजली की आवाज से दब गई थी। उन दोनों के मरते ही जो इंसान बीच में खड़ा था वो स्टन हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिकेय इतनी जल्दी कुछ ऐसा कर देगा। शिवेंद्र ने कार्तिकेय को देखा तो वो बहुत तेज सांस ले रहा था। इसके बाद उसने शिवेंद्र को उस आदमी को पकड़ने को कहा। शिवेंद्र ने बिना सोचे कार्तिकेय के ऑर्डर को फॉलो किया और दोनों ने मिलकर उस डॉक्टर को किडनैप कर लिया। कौन है ये डॉक्टर जिसको अभी कार्तिकेय ने किडनैप किया? कबीर और अपने गिरोह के बीच कार्तिकेय किसको चुनेगा? क्या होगा खेल किस्मत के फैसले का? क्या मोड़ ली की कहानी कबीर और
कार्तिकेय अभी कबीर के बारे में ही सोच रहा था कि वो खुद को कबीर के सामने कैसे बचा पाएगा कि तभी काजल ने कार्तिकेय को कबीर से रिलेटेड वीडियो मैसेज किया। पहले तो कार्तिकेय को सब नॉर्मल लग रहा था, मगर जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा उसको देख के कार्तिकेय पूरी तरह से चौंक गया। वीडियो में कबीर पागलों की तरह हरकत कर रहा था। कार्तिकेय को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कार्तिकेय को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही इस काम का जिम्मेदार ठहरा दिया। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इन सब के बीच कार्तिकेय का राइट हैंड शिवेंद्र ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर कार्तिकेय कहाँ कुछ समझने वाला था। कार्तिकेय को समझाने के लिए वो हर उपाय कर रहा था, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय शिवेंद्र को किसी जगह पे लेकर गया। वहां पे कार्तिकेय ने 2 लोगों को मार दिया और एक डॉक्टर को किडनैप कर लिया। शिवेंद्र को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस आदमी को कार्तिकेय ने उठाया है। घटना को अंजाम देने के बाद कार्तिकेय वहां से निकल गया। रात का अंधेरा बढ़ते जा रहा था। ठंड के मौसम में अगर बारिश का मजा ही अलग होता है, मगर अभी तो कार्तिकेय के लिए बारिश में तेजाब था। ये तेजाब उसके भरोसे और उसके उसूल को जला रही थी। कार अपनी पूरे रफ्तार पे चल रही थी। कुछ देर के ड्राइव के बाद कार्तिकेय ने गाड़ी को एक सुनसान सी जगह पे खड़ा कर दिया। कार रुकने के साथ ही शिवेंद्र ने उस डॉक्टर को अपने गन पॉइंट पे बाहर निकाल लिया। डॉक्टर लगातार कार्तिकेय को याद दिला रहा था कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ जाना कि क्या हो सकता है। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। शिवेंद्र कार्तिकेय के मूड को देखते हुए डॉक्टर को लगातार चुप रहने का इशारा कर रहा था। अंधेरे के बीच डॉक्टर को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। जब कमरे के अंदर वो डॉक्टर गया तो उसको वहां बस कुर्सी दिखी। बिना कुछ कहे वो वहां जाकर बैठ गया। वो अब समझ चुका था कि उसके बोलने का कोई खास असर नहीं होने वाला है। वैसे भी कार्तिकेय ने जिस तरह से उसके 2 बॉडीगार्ड को मारा था, उसको देख के वो अंदर से बहुत ज्यादा डर गया था। उसकी जिंदगी की डोर अभी कार्तिकेय के हाथ में थी। कमरा बंद करने से पहले शिवेंद्र ने उसको आखिरी बार समझाया कि वो ज्यादा शोर ना करे। शिवेंद्र को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये डॉक्टर कौन है और कार्तिकेय ने इसको क्यों अगवा किया है, मगर हालात को देखते हुए शिवेंद्र गैस कर पा रहा था कि ये डॉक्टर शायद वही डॉक्टर है जिसको कल कबीर मिलने वाला है। यही सब सोचते हुए शिवेंद्र कार्तिकेय के पास आ गया था। अभी शिवेंद्र के हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय के पास था। जैसे ही शिवेंद्र कार्तिकेय के पास आया, कार्तिकेय समझ गया कि शिवेंद्र के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या सोच रहे हो शिवेंद्र? कार्तिकेय ने पूछा। कार्तिकेय के सवाल के लिए शिवेंद्र अभी भी तैयार नहीं था। सवाल सुनते ही वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। कुछ नहीं बॉस, आप सोचने का वक्त कहाँ देते हो? शिवेंद्र ने कहा। पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो, दुनिया को खुद ब खुद समझ जाओगे। कार्तिकेय ने शिवेंद्र को नसीहत देते हुए कहा। बॉस, ये आदमी कौन है और हम इसे यहाँ क्यों लाए? शिवेंद्र ने अपने मन की बात कार्तिकेय के सामने रखते हुए कहा। यह हमारे ताले की चाबी है, कार्तिकेय ने कहा। किस तरह का ताला? इस इंसान का नाम धीरज बिश्नोई है। जिस ड्रग के कारण आज कबीर सर की हालत हुई है, उस ड्रग को बनाने वाला यही आदमी है। तो इसको लाने से क्या फायदा? मुझे लगा था कि वो डॉक्टर है जिसको कल सुबह कबीर सर मिलने वाले हैं, शिवेंद्र ने कहा। तुम बात को समझ नहीं रहे हो शिवेंद्र। इस डॉक्टर के पास उस ड्रग का तोड़ भी जरूर होगा, मगर ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन के बिना ये हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है। आज से 2 हफ्ते पहले ये मुझसे मिला था। इसी ने मुझे वो ड्रग दिया था। अब यही उससे निकलने का रास्ता बताएगा, कार्तिकेय ने कहा। इसको देख के लगता नहीं है कि इतना जानकार इंसान होगा, शिवेंद्र ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा। हर वो चीज जो जैसी दिखती है अक्सर होती नहीं है, कार्तिकेय ने शिवेंद्र से सिगरेट लेते हुए कहा। बॉस, जैसा कि आप कह रहे हो, बिना ऑफिशियल परमिशन के आदमी हमारी कोई मदद नहीं करेगा, तो हम इसको लाए क्यों हैं? शिवेंद्र ने कंफ्यूजन में पूछा। जब तक ये आदमी हमारे पास है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी हर बात माननी पड़ेगी। जानते हो, डॉक्टर पहले इंटरनेशनल माफिया के लिए काम करता था। क्या बात कर रहे हैं बॉस? आजकल तो सच में शरीफ दिखने वाले लोग हिटमैन से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। इसको देख के लगता है कि उसको कोई भी मार के निकल लेगा, शिवेंद्र ने कहा। शराफत अब शरीफों से दूर खड़ी है, इतना कह के कार्तिकेय मुस्कुराने लगा। शिवेंद्र जानता था कि उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे कितनी बड़ी टेंशन छिपी है। ये सब तो ठीक है बॉस, मगर आप एक बात बताओ कि कल के लिए क्या किया जाएगा? शिवेंद्र ने कार्तिकेय से पूछा।
कल के लिए भी मेरे पास एक प्लान है, मगर दिक्कत यह है कि इसके लिए हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। कार्तिकेय ने अफसोस के साथ कहा। अच्छी बात है बॉस, आप रेस्ट करो, मैं जरा राउंड लगा कर आता हूँ, शिवेंद्र ने कहा। कार्तिकेय वैसे तो उसको रोकना चाहता था, मगर उसने उसको रोका नहीं। शिवेंद्र वहां से निकला और बिल्डिंग के दूसरे साइड में चला गया। वहां शिवेंद्र की कार खड़ी थी। वो कार में बैठा और वहां से निकल गया। वैसे तो कार्तिकेय ने उसको बहुत कुछ बताया था, मगर उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। कार्तिकेय वैसे तो उसको रोकना चाहता था, मगर उसने उसको नहीं रोका। शिवेंद्र वहां से निकला और बिल्डिंग के दूसरे साइड में चला गया। वहां शिवेंद्र की कार खड़ी थी। वो कार में बैठा और वहां से निकल गया। वैसे तो कार्तिकेय ने उसको बहुत कुछ बताया था, मगर उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। उसको कार्तिकेय के फैसले से इत्तेफाक नहीं था। शिवेंद्र को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत भरोसा था। वो किसी भी कीमत पे इसके खिलाफ नहीं जा सकता था। ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाने का मतलब अपनी मौत के एग्रीमेंट पे खुद से साइन करना है। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद शिवेंद्र ने अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दी। उसने गाड़ी के अंदर से देखा कि रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई है। वो बस इस बात को कंफर्म करना चाहता था कि सड़क पे उसके सिवा कोई भी ना हो। जब उसने इस बात को अच्छे से देख लिया कि उसके अलावा कोई नहीं है, तो उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। ये सब बात वो कार्तिकेय के सामने नहीं करना चाहता था। कुछ एक रिंग के बाद शिवेंद्र का कॉल रिसीव कर लिया गया। हेलो, प्लीज कनेक्ट टू रूम 3808। शिवेंद्र ने किसी होटल में कॉल लगाया था। इसके बाद उसने होटल के रिसेप्शन को कॉल ट्रांसफर करने को कहा। कुछ समय बाद कॉल उस रूम तक कनेक्ट कर दिया गया। शिवेंद्र ने जैसे उस तरफ हेलो की आवाज सुनी, उसकी आवाज भारी हो गई। बॉस, बहुत बुरी खबर है। आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? क्या हुआ है? फोन से आवाज आई। कार्तिकेय सर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जा रहे हैं। कबीर को वापस लेने के लिए जो भी प्लान बन रहा था, उनको वो पसंद नहीं आया, शिवेंद्र ने कहा। शिवेंद्र इस इंसान से बहुत डर के बात कर रहा था। उसको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा कुछ नहीं है। फोन से एक गंभीर और भारी आवाज आई। यही तो दिक्कत है बॉस, वो कबीर के आगे कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि कार्तिकेय सर को कंट्रोल करूं, लेकिन वो किसी की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते। यहाँ तक कि मैंने उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी याद दिलाए, मगर उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। शिवेंद्र की बात सुनकर सामने वाला आदमी एकदम से शांत हो गया था। शिवेंद्र ने इस खामोशी को समझते हुए फोन काट दिया। फोन रखने के बाद शिवेंद्र के चेहरे पर अफसोस था। उसको अंदर से ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि पीठ पीछे वो कार्तिकेय की बुराई कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और ऊपर की तरफ देख के सॉरी बोला। कहीं न कहीं वो नहीं चाहता था कि कार्तिकेय को कोई नुकसान हो, मगर कार्तिकेय की जिद ने उसको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। कुछ देर उसी जगह पर रुकने के बाद शिवेंद्र ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अगली सुबह कार्तिकेय और शिवेंद्र उसी डॉक्टर के कमरे में थे, जहाँ पे आखिरी रात उनको छोड़ा गया था। डॉक्टर सामने की कुर्सी पे बैठा था। कैसी कटी रात डॉक्टर साहब? कार्तिकेय ने पूछा। मेरी रात की फिक्र छोड़ दो कार्तिकेय, अपने दिन की सोचो। तुम जानते भी हो तुमने कबीर के साथ क्या किया है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात कार्तिकेय को मेंटली चैलेंज कर रही थी। हाँ जानता हूँ, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कार्तिकेय ने कहा। मैंने सोचा दिला दो याद, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, डॉक्टर ने गुस्से में कहा। मुझे ना आपसे कोई दुश्मनी है डॉक्टर, और ना ही मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह की गद्दारी की है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए और बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस बात से कॉन्फिडेंट था कि डॉक्टर उसको मना नहीं करेगा। मुझे धमका रहे हो, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आपसे क्या छिपाना है? आप तो जानते ही हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गोलियों का हिसाब नहीं लिया जाता है, कार्तिकेय ने हंसते हुए कहा। शिवेंद्र को कार्तिकेय की बात पसंद नहीं आ रही थी, मगर वो खामोशी से सब सुन रहा था। अगर मैं नहीं कह दूं तो मिस्टर कार्तिकेय स्वामीनाथन, आप मेरे साथ क्या करोगे? डॉक्टर ने कार्तिकेय को उकसाते हुए कहा। मुझे बस उस ड्रग का एंटीडोट चाहिए। मुझे यकीन है आप मुझे मना नहीं करेंगे, कार्तिकेय ने कहा। अगर चीफ मुझे ऑर्डर करें तो जरूर से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, डॉक्टर ने बात को घुमाते हुए कहा। डॉक्टर की इस बात को सुनकर कार्तिकेय कुछ परेशान होने लगा। कार्तिकेय इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि कबीर के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के इशारे पे हो रहा था। वो अगर अभी डॉक्टर को चीफ से बात भी करा देता तो कोई फायदा नहीं था। कार्तिकेय सच में बहुत मुश्किल में फंस गया था। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, डॉक्टर ने उसके कंफ्यूजन का फायदा लेने की कोशिश करते हुए कहा। कार्तिकेय ज्यादा सोचो मत, अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अच्छे से सोचो, अगर तुम मुझे मार देते हो तो कबीर को कोई नहीं बचा पाएगा। कबीर सर तो ऐसे भी मर ही रहे, आप जानते हैं डॉक्टर की उनकी क्या हालत हो गई।
आपके दिए ड्रग के कारण। कार्तिकेय ने डॉक्टर के पास आते हुए कहा, देखो मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है वो अपने मन से नहीं किया है, मुझे ऐसा कहा गया है, और कबीर को जो ड्रग दी जा रही है उसका थोड़ा तो असर होगा ही, डॉक्टर ने कहा। इसके बाद कार्तिकेय ने डॉक्टर को कुछ नहीं कहा, बस अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर को दिखाने लगा। इसमें वही रात का वीडियो प्ले हो रहा था। वीडियो देख के डॉक्टर भी परेशान होने लगा था। पूरा वीडियो देखने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर की शक्ल बता रही थी कि कबीर के साथ जो हो रहा है वो ज्यादा है, ड्रग को इतना ज्यादा असर नहीं करना चाहिए था। इस सब के बाद कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। क्या डॉक्टर का फैसला बदलेगा या वो अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेगा? क्या कार्तिकेय को सही वक्त पे एंटीडोट मिलेगा? कार्तिकेय ने डॉक्टर को शहर के किसी हिस्से से किडनैप कर लिया था। इस काम में शिवेंद्र भी उसके साथ था। जब डॉक्टर को कार्तिकेय ने उठाया था तो शिवेंद्र को लग रहा था कि ये वही डॉक्टर है जिसको कबीर कल मिलने वाला है। मगर जब कार्तिकेय ने शिवेंद्र को बताया कि ये वही डॉक्टर है जिसने खास तौर से कबीर के लिए इस ड्रग को डिजाइन किया है, तो उसके होश हवा हो गए। अब शिवेंद्र को यकीन हो गया था कि कार्तिकेय अपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाने वाला है। शिवेंद्र ने मौका पाकर घूमने के बहाने बाहर निकल गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कार्तिकेय की रिपोर्टिंग सीधे हेडक्वार्टर में कर दी। अच्छी बात यही रही कि शिवेंद्र पे कार्तिकेय को शक नहीं हुआ। शिवेंद्र को बुरा भी लग रहा था, मगर कार्तिकेय के बढ़ते कदम को देख के ये बहुत जरूरी भी था। अगली सुबह कार्तिकेय ने डॉक्टर से उस ड्रग के एंटीडोट के बारे में बात की। जैसा कि उम्मीद थी, डॉक्टर ने बहुत सारे बहाने बनाने शुरू कर दिए। इन सब के साथ कार्तिकेय को उसने उल्टा ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया। कार्तिकेय ने उसको भी मौत का डर दिखाया, मगर वो उसके लिए काफी नहीं था। एंटीडोट के लिए डॉक्टर ने जब चीफ से बात करने की शर्त रखी तो कार्तिकेय को यकीन हो गया कि ये मामला इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाला है। उसने अपना दिमाग लगाते हुए डॉक्टर को एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में कबीर पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वीडियो देखने के बाद डॉक्टर की हालत खराब होने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डॉक्टर इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता था कि कार्तिकेय बहुत बेरहम इंसान है। अगर उसने एक बार सोच लिया कि उसको किसी को मारना है तो कार्तिकेय फिर किसी के लिए नहीं रुकता था। डॉक्टर भी अभी सिर्फ इसलिए जिंदा था कि उसको कबीर के इलाज के बारे में पता था। अब डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कार्तिकेय को किस तरह से कन्विंस करे कि उसको आजादी मिल जाए। आखिर में डॉक्टर ने थक हार कर कार्तिकेय की बात मान ली। उसने उसको बताया कि जिस ड्रग को कबीर के शरीर में इंजेक्ट किया गया है वो पहले एनिमल्स को शिकार पर ले जाने से पहले दी जाती थी। इस तरह के ड्रग से बचने का एक ही तरीका है, और वो है कि अपनी ताकत या अपने इमोशन को सही तरीके से कंट्रोल करना या उसको पूरे तरीके से निकाल देना। मुझे आप इस ड्रग के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कुछ और बता सकते हैं डॉक्टर? शिवेंद्र ने पूछा। शिवेंद्र के सवाल को सुनते ही कार्तिकेय का ध्यान उसकी तरफ गया। कार्तिकेय ने जैसे ही शिवेंद्र को देखा, शिवेंद्र समझ गया कि उसका बॉस उससे क्या पूछना चाहता है। कार्तिकेय की नजरों ने वो काम कर दिया था जो उसकी छाप को दिखाने के लिए काफी था। मैंने बस ऐसे ही पूछा, शायद ज्यादा इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग कबीर सर की बेटर तरीके से हेल्प कर पाए। शिवेंद्र ने अपने पहले के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए कहा। शिवेंद्र की जिज्ञासा देख के डॉक्टर मुस्कुराने लगा और बोला, आखिर शरीर के पहलवान और दिमाग के पहलवान में कुछ अंतर होना चाहिए। डॉक्टर ने कार्तिकेय और शिवेंद्र दोनों को निशाना बनाते हुए जो कुछ कहा था वो उनको पसंद नहीं आया था। कार्तिकेय ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, आखिर आप किस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर शिवेंद्र ने जो पूछा है वो मुझे भी जानना है। इस ड्रग को इस्तेमाल करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में ये आपके शरीर में कुछ फॉल्स एंजाइम को भी बाहर लाता है, जिससे आपके शरीर को लगता है कि उसको तुरंत से बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, मगर ऐसा होता नहीं। यानी कि विक्टिम को कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा ताकत तो मिलती है, मगर वो उस ताकत को संभाल नहीं पाता है। डॉक्टर ने अपनी पुरानी कुर्सी पे बैठते हुए कहा, मतलब ये कि ड्रग एक एंजाइम एक्टिवेटर की तरह काम करती है। शिवेंद्र ने कहा, तो उस ताकत का क्या होता है जो विक्टिम के बॉडी में गलत तरीके से आती है? कार्तिकेय ने कहा, अगर विक्टिम उस ताकत को इस्तेमाल नहीं करता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। खासतौर पे वो ज्यादा गुस्से वाला इंसान हुआ तो आराम से किसी का मर्डर भी कर सकता है बिना किसी हथियार के, डॉक्टर ने कहा। और अगर हम इस ताकत को यूज ना करना चाहें तो क्या होगा डॉक्टर? कार्तिकेय ने अपना सिगरेट जलाते हुए पूछा। तब वो इंसान पागल भी हो सकता है, और हमारी स्टडी अभी बताती है कि बहुत से ह्यूमन स्पीशीज पर इस ड्रग के अलग अलग नतीजे देखने को मिलते हैं, डॉक्टर ने कहा। यानी कि कबीर पे जो दिख रहा है वो इस ड्रग का साइड इफेक्ट है, कार्तिकेय ने खुद से बात करते हुए कहा।
डिस्कशन लंबा होता जा रहा था। कबीर के वीडियो को कार्तिकेय बहुत अच्छे से एनालाइज करके डॉक्टर के उसके बिहेवियर के बारे में बता रहा था। इस तरह से कुछ देर के अंदर डॉक्टर ने उस ड्रग के एंटीडोट की क्वांटिटी को मेजर कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। डॉक्टर ने बहुत ध्यान में रखते हुए इस ड्रग के एंटीडोट को कबीर को देने का फैसला किया था। अब दिक्कत ये थी कि एंटीडोट उसी जगह पे थी जहां से आखिरी रात कार्तिकेय ने डॉक्टर को किडनैप किया था। बिना वक्त गंवाए डॉक्टर ने कार्तिकेय को तुरंत उसकी क्लिनिक चलने को कहा। कार्तिकेय ने उसकी बात मानते हुए शिवेंद्र को कार निकालने का ऑर्डर दिया। सुबह का वक्त था। सड़क पे अभी बहुत ना के बराबर ट्रैफिक था। कार्तिकेय को उस क्लिनिक तक जाने में 10 मिनट का वक्त लगा। कार चलाने में कार्तिकेय बहुत माहिर इंसान था, जो कि आज उसने इस बात को प्रूव कर दिया था। रास्ते में डॉक्टर एकदम से खामोश बैठा था। शिवेंद्र उसकी खामोशी का मतलब समझ रहा था। आज डॉक्टर ने अपनी जिंदगी के बदले में कबीर की जिंदगी कार्तिकेय को दे दी थी। शिवेंद्र कहीं ना कहीं जानता था कि डॉक्टर को इसका जवाब देना पड़ेगा, मगर डॉक्टर के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि एंटीडोट के ऑर्डर उसको ऊपर से नहीं आए थे। क्लिनिक पे आने के बाद डॉक्टर ने अपने चैम्बर को खोला और अंदर की तरफ चला गया। ये दरअसल उसका क्लिनिक नहीं था, ये तो उसने बस ऑर्गेनाइजेशन के काम से भाड़े पे ले लिया था। इस जगह पे किसी भी ट्रक को ऑपरेट करना उसके बाएं हाथ का खेल था और किसी को शक भी नहीं होता था कि वो क्या कर रहा है। 10 मिनट की तलाश के बाद डॉक्टर अपने चैम्बर से बाहर आ गया था। कार्तिकेय उसके चैम्बर के बाहर ही खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। वहीं शिवेंद्र अभी भी अपनी गाड़ी में उन दोनों का इंतजार कर रहा था। इसके बाद जैसे ही कार्तिकेय डॉक्टर के साथ गाड़ी में आकर बैठता है, उसके सामने एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है। एंटीडोट तो मिल गया था, मगर कबीर को इसको देना भी था, क्योंकि अभी तक कार्तिकेय को पता नहीं था कि कबीर किस डॉक्टर से मिलने जाने वाला है। कार्तिकेय कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने आदमी को भी कॉल किया था, मगर उसको भी नहीं पता था कि कबीर किस दिमाग के डॉक्टर के पास जाने वाला है। कार्तिकेय ने गाड़ी में बैठ के कुछ देर इस बारे में सोचा और एक आइडिया निकाला। उसने तुरंत से काजल को कॉल किया और उससे जानने की कोशिश की इस बारे में। काजल ने उसको बता दिया कि वो किस डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। कार्तिकेय का आधा मिशन तो पूरा हो गया था, क्योंकि कार्तिकेय कबीर का दोस्त था, तो काजल को कार्तिकेय के ऊपर कोई शक नहीं हुआ कि वो क्यों कबीर के बारे में पूछ रहा है। साथ में काजल को यह बात पसंद आई कि कार्तिकेय उसके हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सोच रहा था। फोन पे बात करते समय कार्तिकेय ने काजल को कहा कि वो कबीर के बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर डॉक्टर ने कबीर के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी पूछा तो वो उसको अच्छे से डॉक्टर के सामने बता सकता है। कार्तिकेय का प्लान बहुत सॉलिड था। अब वो लोग उस हॉस्पिटल की तरफ निकल गए जहाँ कबीर का ट्रीटमेंट होने वाला था। रास्ते में डॉक्टर ने कार्तिकेय से पूछा, हम लोग कबीर के शरीर में इस एंटीडोट को कैसे इंजेक्ट करेंगे? डॉक्टर के सवाल ने कार्तिकेय के नेक्स्ट प्लान को जन्म देने का काम किया। यहाँ पे शिवेंद्र ने भी बहुत अच्छे से सिचुएशन को समझते हुए कार्तिकेय को अच्छे आइडिया दे रहा था। हर हाल में कार्तिकेय को आज कबीर को बचाना था। बॉस, अगर हम दोस्त बन के कबीर सर से मिलते हैं तो किसी भी कीमत पे इस एंटीडोट को इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, बात तो सही है, और वहां पे सारस्वत परिवार के और भी लोग होंगे जो किसी भी कीमत पर बीमार कबीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे। हमें जो कुछ सोचना होगा जल्दी सोचना होगा। कार्तिकेय ने ड्राइव करते हुए शिवेंद्र को जवाब दिया। अभी उसकी आंखें भले ही सड़क पे थी, मगर उसका दिमाग अभी पूरी तरह से कबीर पे था। कार ड्राइव करते वक्त 2 दफा तो ऐसा भी हुआ कि उसकी कार दूसरी कार में लड़ने से बच गई थी। तभी डॉक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इसको कार्तिकेय और शिवेंद्र से डिस्कस करता है। कार्तिकेय, एक बात बताओ, अगर मैं डॉक्टर की तरह से हॉस्पिटल में चला गया तो ट्रीटमेंट के बहाने हम लोग किसी भी तरीके से कबीर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब का आइडिया सुनते ही कार्तिकेय का चेहरा खिल गया। वो समझ गया कि उसको उसका सही जवाब मिल गया है। इन सब प्लान के साथ शिवेंद्र हॉस्पिटल के एरिया को अच्छे से देख रहा था। वैसे तो इन सब बात की कोई जरूरत नहीं थी, मगर तैयार रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। कार्तिकेय को भी इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि वहां उसको क्या क्या करना पड़ सकता है। अब जो भी प्लान तैयार हो गया था, कार्तिकेय को बस उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना था। इन सब के बीच कार्तिकेय ने महसूस किया कि डॉक्टर के दिमाग में कुछ चल रहा है। ठंड का मौसम था और डॉक्टर को पसीने आ रहे थे। उसने कार को थोड़ा और धीरे किया और डॉक्टर से पूछा, क्या बात है डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अब तो हमें रास्ता मिल गया है ना, अब किस बात की टेंशन है आपको? कुछ खास नहीं, बस सोच रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या जवाब दूंगा। डॉक्टर ने बहुत डरते हुए कहा, आप उन सब बात के लिए परेशान मत हो। अगर आपने मेरे लिए किया है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। कार्तिकेय ने डॉक्टर को समझाते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा, आपके सर से हर इल्जाम को मैं अपने सर पर ले लूंगा। चीफ और बोर्ड को जो भी इन्फो चाहिए होगी वो उनको मैं दूंगा।
आप बस इस काम के बाद कुछ दिनों के लिए गायब हो जाना, ओके? नाउ प्लीज कंसंट्रेट ऑन मिशन, कार्तिकेय ने कहा। हाँ प्लीज संभाल लेना, मैं ये काम तुम्हारे रिस्क पे कर रहा हूँ। पता है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में मौत ज्यादा पॉपुलर है जिंदगी से, डॉक्टर ने कहा। इतना कहते हुए कार्तिकेय ने डॉक्टर को तो निश्चिंत कर दिया कि उसको कुछ भी नहीं होगा। जिस भी तरह की मुसीबत आएगी वो उसको संभाल लेगा। अब कार्तिकेय का पूरा ध्यान उसके आने वाले मिशन पर था। इस मिशन की कामयाबी से कबीर की जिंदगी बच सकती थी। कार्तिकेय की बात सुनकर डॉक्टर ने उसकी बात में हामी तो भर दी थी, मगर वो इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था कि अगर उसके ट्रक पे सवाल उठे तो वो उसको क्या कहेगा। कार्तिकेय ने कबीर को ठीक करने का प्लान बनाया था, मगर अभी भी उसके सामने एक चैलेंज था। ये चैलेंज था कबीर का टेस्ट होने से रोकना। वैसे तो सारस्वत परिवार के लोग कबीर को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जा रहे थे, मगर इससे इस बात का डर खत्म नहीं होता था कि वो उसका टेस्ट नहीं कराएगा। क्या चल रहा था डॉक्टर के दिमाग में? क्या कार्तिकेय अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या कबीर को सही वक्त पे एंटीडोट मिल पाएगा? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर? कार्तिकेय ने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर को एंटीडोट के लिए कन्विंस कर लिया था। ये कहना मुश्किल था कि डॉक्टर ने क्यों इतनी जल्दी कार्तिकेय की बात मान ली थी। वे डर किस कारण था ये कोई नहीं जानता था। डॉक्टर को भी शायद कबीर की हालत देखकर तरस आ गया था। वो जानता था कि क्या हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर ने शिवेंद्र और कार्तिकेय को उस ड्रग के बारे में ब्रीफ किया। डॉक्टर की बात खत्म करने के साथ ही वो लोग एंटीडोट लेने के लिए निकल गए। वो जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है। इन सब के बीच कार्तिकेय ने काजल से कंफर्म कर लिया था कि वो लोग कबीर को किस जगह ले जा रहे हैं। यहाँ पर कार्तिकेय ने कबीर का दोस्त होने का कार्ड यूज किया था। रास्ते में हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हुए कार्तिकेय ने प्लान बनाना शुरू किया कि कबीर को किस तरह से ये एंटीडोट दिया जाए। बहुत देर तक दिमाग लगाने के बाद आखिर में डॉक्टर ने कार्तिकेय को बहुत अच्छा उपाय बताया। इस तरह से कार्तिकेय की एक प्रॉब्लम खत्म हो गई, मगर अभी भी उसके दिमाग में एक डर था। ये डर था कि अगर कबीर का टेस्ट कराया जाए तो कोई भी इस बात को मान लेगा कि उसने ड्रग लिया है, यानी कि कबीर की बदनामी तय थी। अगर कबीर की बदनामी तय थी तो जाहिर सी बात है कि सवाल कार्तिकेय से भी पूछा जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में कार्तिकेय को बहुत संभल के काम करना था। देखते देखते वो लोग हॉस्पिटल के पास आ गए। यहाँ पे आने के साथ ही कार्तिकेय ने अपनी टीम को सावधान कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई कनेक्शन नहीं था। शिवेंद्र को इस मिशन में कोई रोल नहीं मिला था, तो उसने कार में ही रुक के इंतजार करने का फैसला किया था। डॉक्टर ने पहले ही अपना एप्रन रेडी कर लिया था। अब बस कार्तिकेय को कबीर तक पहुंचना था। हॉस्पिटल के बाहर का माहौल बहुत शांत था। ठंड के कारण वहां बहुत कम चहल पहल थी। कुछ लोग बाहर दिख रहे थे जो अंगीठी के पास बैठ के अपनी बातों का मजा ले रहे थे। कहीं पे उबलते चाय की सुगंध आ रही थी। हर तरफ से माहौल बहुत अच्छा था। सब कुछ देखने के बाद कार्तिकेय ने काजल को मैसेज कर दिया कि वो हॉस्पिटल आ चुका है। काजल ने भी उसको मैसेज के जरिए बताया कि वो हॉस्पिटल 5 मिनट में आने वाली है। कार्तिकेय ने कार में ही काजल का इंतजार करना बेहतर समझा। इस बीच कार्तिकेय का फोन बज उठा। जब कार्तिकेय ने फोन देखा तो उसके होश उड़ गए। ये कॉल उसके ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बता भी नहीं सकता था कि उसने कबीर को एंटीडोट देने का फैसला किया है। साथ ही उसको कबीर की रिपोर्टिंग भी देनी थी। शिवेंद्र ने भी नोटिस कर लिया था कि कॉल कहां से आ रहा है। उसके मन में डर था कि रात की बात कहीं कार्तिकेय को पता न लग जाए। वही कार में पीछे बैठा डॉक्टर कार्तिकेय को आराम से बात करने को कहता है। वो कार्तिकेय को इशारे में ये भी बताता है कि घबराहट में कुछ बता न दे। जाहिर सी बात है, डॉक्टर को अपने जीने की फिक्र थी। वो जानता था कि सच सामने आने पे क्या हो सकता है। खैर, कार्तिकेय ने बहुत डरते डरते हुए कॉल उठा लिया। हेलो चीफ, कार्तिकेय ने कहा। कैसे हो कार्तिकेय? आजकल कॉल उठाने में बहुत देर सोचना पड़ता है क्या? फोन से आवाज आई। नहीं चीफ, जरा काम कर रहा था कुछ। कैसे याद किया? कार्तिकेय ने बहुत गंभीर आवाज में जवाब दिया। लोग जब कुछ छिपाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। खैर ये बताओ, कबीर कैसा है? चीफ ने पूछा। हाँ, कुछ देर सोचने के बाद कार्तिकेय ने कहा, ठीक है बॉस, कोई खास दिक्कत नहीं है। हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द उसकी वापसी का रास्ता निकाल लूंगा। अच्छी बात है, मगर याद रहे ज्यादा इमोशनल मत होना। यहाँ इस चीज की कोई कीमत नहीं है, चीफ ने उसको समझाते हुए कहा। हाँ बॉस, जानता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कार्तिकेय ने बहुत ज्यादा बेमन से जवाब दिया। वो अभी चाहता था कि चीफ जल्दी से कॉल कट कर दे। उसका पूरा ध्यान अभी कबीर पे था। मुझे दिक्कत देने वाले को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, चीफ ने कहा। उनकी आवाज में
उनके पोजीशन का असर दिख रहा था। जानता हूं चीफ, आपको मुझे कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कार्तिकेय ने कहा। अच्छी बात है, आपका मिशन याद रखना। इतना कह के चीफ ने फोन काट दिया। कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही कार्तिकेय ने एक लंबी सांस ली। उसकी सांस बता रही थी कि फोन से उसका क्या हाल हुआ था। बगल वाली सीट पे बैठे हुए शिवेंद्र को भी समझ आ गया था कि कार्तिकेय क्यों इतना परेशान है, लेकिन अभी उसके मन में अलग तरह का डर था। वो डर रहा था कि अगर चीफ ने कार्तिकेय को कुछ बोल दिया तो उसका भंडा फूट जाएगा। खैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कार्तिकेय के साथ शिवेंद्र ने भी राहत की सांस ली। कार में पीछे बैठा डॉक्टर भी कार्तिकेय के एक्सप्रेशन को देख समझ गया कि उसका काम हो गया है। अब डॉक्टर अंदर से निश्चिंत हो गया था। इससे आगे की कोई बात होती, कार्तिकेय ने देखा कि काजल की कार आ गई है। अच्छे से जाने के बाद कार्तिकेय ने डॉक्टर को इशारा किया कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। डॉक्टर ने उसकी बात मानते हुए अपना सब तैयार कर लिया। शिवेंद्र कार में ही बैठा था। कार्तिकेय और डॉक्टर धीरे से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। अंदर का प्लान ये था कि कार्तिकेय और डॉक्टर एक दूसरे को नहीं जानते। अंदर जाने के साथ कार्तिकेय कबीर के पास जाएगा और जब मौका मिलेगा तो डॉक्टर को इशारे से बुला लेगा। इस जगह पे सबसे ज्यादा खतरा था कि सारस्वत परिवार के सामने कबीर से कैसे मिला जाएगा। अगर किसी को भी शक हो गया तो सारी बाजी उल्टी हो सकती थी। हर कदम यहाँ बहुत अच्छे से सोच समझ कर रखना था। आगे बढ़ने के साथ कार्तिकेय के दिमाग में ये चल रहा था कि किसी को मारने का मिशन कितना आसान होता है किसी को बचाने की तुलना में। चल बेटा कार्तिकेय, लग जा अपने काम पे। कार्तिकेय ने डॉक्टर को पहले ही अंदर का रास्ता दिखा दिया था। अब ये देखना था कि कबीर के साथ कौन कौन आया है। हॉस्पिटल के अंदर आते ही कार्तिकेय को वही सब दिखा जिसकी उसको उम्मीद थी। कहीं पे बच्चे रोने की आवाज आ रही थी, कहीं से उसको मौत की चीख सुनाई दे रही थी, कहीं पे ब्लड को लेकर झगड़े हो रहे थे तो कहीं पुलिस किसी का बयान ले रही थी। ये सब कार्तिकेय के लिए बहुत नॉर्मल था। इन सबको देखते हुए कार्तिकेय को एक मिशन याद आ रहा था। ये मिशन वियतनाम में हुआ था। कुछ लोकल लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एक हॉस्पिटल को घेर लिया था। बात तब और ज्यादा हाथ से निकल गई जब उन लोगों ने 4 डॉक्टरों को जान से मार दिया। बहुत सोचने के बाद वहां की सरकार ने इस मिशन को कबीर के ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। उस वक्त कार्तिकेय और कबीर एक साथ बाली में थे। उनको जैसे ही खबर मिली उन्होंने तुरंत उस पर जवाबी कार्रवाई की। ये वो वक्त था जब कार्तिकेय अभी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नया था। उसके पास ऐसे मिशन को हैंडल करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जैसे की उम्मीद थी। कबीर ने रात के अंधेरे में अकेले इस मिशन को अंजाम दिया था। सबसे कमाल की बात यह थी कि कबीर ने किसी तरह के गन का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ अपने चाकू से 15 लोगों को जान से मारा था। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही कबीर ने 3 घंटे के अंदर इस मिशन को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे भी कार्तिकेय को कबीर ने 2 दफा बचाया था। इस दिन के बाद से ही कार्तिकेय के दिल में कबीर के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट थे जहाँ कबीर ने नए लड़कों की बहुत ज्यादा मदद की थी। इन्हीं सब सोच के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसको पीछे से आवाज आई। उससे कार्तिकेय, इस जगह यहाँ। कार्तिकेय इस आवाज को पहचानता था। ये काजल की आवाज थी। कार्तिकेय जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि काजल उसको हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही। जहाँ पे काजल थी उस जगह पे बहुत भीड़ थी तो कार्तिकेय को कबीर नहीं दिख रहा था। कार्तिकेय ने हाथ से रेस्पॉन्स करते हुए उसको जवाब दे दिया। जब कार्तिकेय भीड़ से होता हुआ काजल के पास आया तो उसने देखा कि कबीर पीछे की तरफ बैठा हुआ है। वो ठंड से कांप रहा था और उसका शरीर जितना भी दिख रहा था उस पर केवल जख्म ही जख्म दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद कार्तिकेय का चेहरा काला पड़ गया। वो जानता था कि कबीर की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। कार्तिकेय का मन इस बोझ के नीचे दबा जा रहा था। उसके मन में ये बात चल रही थी कि जिस इंसान ने दुनिया के हर कोने में अपना नाम बनाया है आज वो एक बेजान लाश की तरह एक हॉस्पिटल की बेंच पर बैठा हुआ है। ये कार्तिकेय के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी। खैर, अपने आप को संभालते हुए कार्तिकेय ने तुरंत से काजल से कबीर के बारे में पूछा। काजल ने बहुत गंभीर और उदास होकर कार्तिकेय को कबीर के बारे में बताया। कार्तिकेय ने पूरी हिम्मत के साथ उसको दिलासा दिया कि कबीर बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। काजल को कार्तिकेय की बात पे यकीन तो नहीं था मगर उसने हल्की मुस्कुराहट में उसकी बात मानने का इशारा दिया। अभी काजल और कार्तिकेय आपस में बात कर रहे थे कि अलीशा भी आ गई। अलीशा को देख के कार्तिकेय सोच में पड़ गया कि उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है ये उसको याद नहीं आ रहा था मगर वो जानता था कि ये उसकी अलीशा से पहली मुलाकात नहीं है। हालांकि अलीशा को कार्तिकेय का चेहरा याद नहीं था। उसको लग रहा था कि वो कार्तिकेय से पहली बार मिल रही है। मगर जो कि कार्तिकेय कबीर का दोस्त था तो अलीशा इस बात का अंदाजा लगा सकती थी कि कार्तिकेय असल जिंदगी में क्या करता होगा। अलीशा से मिलने के बाद अब कार्तिकेय के सामने केशव सारस्वत खड़ा था। कार्तिकेय ने अपने आप को उसके सामने रिवील करना सही नहीं समझा और उसको केवल नमस्ते करके आगे बढ़ गया।
केशव ने भी उसको कुछ देर तक बहुत गौर से देखा। दरअसल कार्तिकेय को केशव ने कई बार हर्षवर्धन के ऑफिस में देखा था। अभी केशव का दिमाग डॉक्टरों पे ज्यादा लगा हुआ था, तो उसने कार्तिकेय पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार्तिकेय का बहुत मन था कि वो कबीर से मिले, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो अपने गिल्ट के कारण कुछ भी करने से बच रहा था। काजल भी इस बात को समझ रही थी कि कार्तिकेय के दिमाग में क्या चल रहा है। जब से कार्तिकेय आया था, काजल उसी को नोटिस कर रही थी। बहुत सारी बातें थी जो काजल कबीर के बारे में कार्तिकेय से पूछना चाहती थी, मगर उसकी हालत देख के वो खामोश हो गई थी। इन सब के बीच कार्तिकेय अब वो पैसेज देखने लगा जहां उसको अपना काम खत्म करना था, यानी कि कबीर को एंटीडोट देना था। इन सब के लिए वो उस तरीके को तलाश रहा था कि कैसे वो अपने काम को अंजाम दे सकता है। अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया था, तो काजल कबीर को अंदर की तरफ लेकर चली गई। कबीर के अंदर जाते ही कार्तिकेय ने अपने डॉक्टर को एंटीडोट लेकर आने को कहा। कार्तिकेय के साथ केशव अभी भी बाहर ही खड़ा था। तभी कार्तिकेय ने देखा कि एक डॉक्टर उसी कमरे में गया जिस कमरे में कबीर गया था। वो समझ गया कि ये वही डॉक्टर है जिसके बारे में काजल ने उसको बताया था। कमरे के अंदर डॉक्टर जैसे ही आया, काजल और आलिशा ने उसको विश किया। अभी तक डॉक्टर ने कबीर को नहीं देखा था। वो अपनी कुर्सी को एडजस्ट कर रहा था। उसने भी काजल और आलिशा को बिना उनकी तरफ देखे विश किया। इसके बाद जैसे ही वो कबीर की तरफ मुड़ा, वो अचानक से डर के गिर गया। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने यमराज को देख लिया हो। काजल और आलिशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या कार्तिकेय को मौका मिल पाएगा कबीर को एंटीडोट देने का? क्या कबीर की हालत में कोई सुधार आएगा? आखिर क्यों डॉक्टर कबीर को देख के